सो हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 3 के बारे में, जो कि है सोशल स्टडीज का। सोशल स्टडीज इट हैड बीन टेकन फ्रॉम NCERT और इसका चैप्टर का नाम है रूलिंग फ्रॉम कंट्री साइड। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ग्रांट ऑफ दीवानी एंड फाइनेंशियल पावर्स। तो जैसे कि आप जानते हैं 18th सेंचुरी के आते आते कंपनी को फाइनेंशियल पावर्स और दीवानी की पावर्स मिल चुकी थी। पहला जो कंपनी बनी थी वो बंगाल की दीवान बनी थी 12 अगस्त 1765 को। तब से जो उस टाइम के मुगल एम्परर थे शाह आलम II, उन्होंने कंपनी को चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बना दिया था बंगाल टेरिटरी का। मतलब जो रेवेन्यू आता था बंगाल से वो जाता था कंपनी के पास। वो वहाँ की हेड हो चुकी थी बंगाल की। कंपनी ऑफिशियल्स भी काफ़ी तरह से इंडिया को समझने लगे थे, इंडिया की इम्पोर्टेंस, और वो चाहते थे कि हम लोगों को इतना कोई ऐसी चीज़ लाके उन्हें परेशान ना करें, उनके संग सही से रहें ताकि वो भी हमारे संग सही से रहें और अथॉरिटी और प्रेस्टीज को हम इंजॉय करें जैसे और रूलर्स ने करी। जो कंपनी थी उन लोगों ने रेवेन्यू का बहुत मिसयूज़ किया। नवाब्स ऑफ बंगाल रेवेन्यू को उनके फेवर में यूज करते थे बंगाल के, बट कंपनी वॉज इंटरेस्टेड इन देयर ओन बेनिफिट्स। कंपनी ने तो कोई ऑर्गेनाइज्ड रेवेन्यू सिस्टम नहीं बना रखा था, रेगुलर कलेक्टिंग ऑर्गेनाइज्ड रेवेन्यू सिस्टम ऐसा कुछ था नहीं कंपनी के पास। और जो भी रेवेन्यू उनके पास आता था बंगाल से वो ट्रेड में इस्तेमाल करते थे। अब ट्रेड में कैसे? जब वो इंडिया से कुछ सामान खरीद के ले जाते थे पहले, तो वो यूज करते थे गोल्ड, और वो गोल्ड वो एक्सपोर्ट करते थे। वो गोल्ड वो लाते थे ब्रिटेन से। बट अब उन्हें इतना ज़्यादा रेवेन्यू मिल रहा था बंगाल से कि उन्हें गोल्ड लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। वो बंगाल का रेवेन्यू यूज करके ही अपना ट्रेड फाइनेंशियल ही सपोर्ट कर रहे थे। अब जब बंगाल को ऐसे रेवेन्यू का उनका यूज़ हुआ, मिसयूज़, तो उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स उनकी क्रिएट हुई। एक तो बंगाल की इकोनॉमी में क्राइसिस आ गई। बंगाल की इकोनॉमी बहुत क्राइसिस में चली गई। क्यों? इसके दो मेन रीजंस आप देख लीजिए। आर्टिशियंस को अपने सामान जो था, गुड्स जो थे, वो लो प्राइसेस पे कंपनी को बेचने पड़ते थे। पीजेंट जो फार्मर्स थे उन लोगों को भी ड्यूज देने होते थे, रेवेन्यू, जो वो नहीं दे पाते थे। इसलिए कई लोग तो छोड़ के ही चले गए बंगाल को। आर्टिशियंस का सामान और फार्म प्रोडक्शन काफ़ी कम हो गया, मतलब ख़त्म ही हो गया बंगाल में, क्योंकि वहाँ उन लोगों से इतना ज़्यादा रेवेन्यू लिया जाता था कि वो लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। 1770 में एक बहुत बड़ा फैमिन आया बंगाल में। फैमिन मतलब भूख से लोग मरने लगे। उस भूख से कम 10 मिलियन लोग मर गए बंगाल में। ये इमेज आप देख रहे हैं, ये जो है ये है मुगल एम्परर शाह आलम II। इसे काफ़ी पिक्चर को आपको ढंग से सुनना होगा। शाह आलम II, ये लोग आप जो देख रहे हैं ये हमारे हैं विटनेस। इन्हें हम रेफर करेंगे विटनेस। और ये हैं हमारे कंपनी ऑफिशियल्स। ये हैं हमारे कंपनी ऑफिशियल्स। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इन्हें कुछ दे रहे हैं, ये है दीवानी सर्टिफिकेट। दीवानी सर्टिफिकेट मैं आपको बता दूं क्या होता है एक्चुअली में। दीवानी सर्टिफिकेट ये है कि ये शाह आलम II मुगल एम्परर कंपनी को बंगाल की दीवानी का सर्टिफिकेट सौंप रहे हैं। ठीक है, तो ये कंपनी ने एक्सेप्ट कर रही है। अब ये पिक्चर तो बहुत शाही दिख रही है, ये आपको पूरा महल दिख रहा है, सब कुछ। सच्चाई कुछ और है। पर अब मैं आपको बता दूं इस पिक्चर की सच्चाई ये है कि ये सब हुआ था ना, ये पूरा कार्यक्रम सब बंगाल का देने का, ये है रॉबर्ट लीव जिन्हें दीवानी दी जा रही है। ये आप देख लीजिए, ये याद रखना है आपको। ये है रॉबर्ट क्लाइव।
ये है रॉबर्ट क्लाइव, जिन्हें दीवानी दी जा रही है बंगाल की। तो ये सब ना एक टेंट में हुआ था, ये ऐसा पूरा शाही वो नहीं लगा था, सब टेंट में हुआ था। लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने जबरदस्ती फोर्स करके उस पेंटर को कहा कि तुम इसे बहुत शाही दिखाओ, कि हम बहुत बड़े महल में हैं, बहुत उत्सव चल रहा है। तो ये सब झूठी चीजें हैं, जो ये झूठे रिकॉर्ड्स हैं जो हमें मिलते हैं। दीज रिकॉर्ड्स आर फेक वन। ये फेक रिकॉर्ड्स हैं जो ब्रिटिश को अपनी महानता आगे शो करने के लिए जिन्होंने ये बनवाए। ये आप नीचे देख भी सकते हैं, रॉबर्ट क्लाइव एक्सेप्टिंग द दीवानी ऑफ बंगाल। अब हम ये जान लेते हैं कि रॉबर्ट क्लाइव एक्चुअली थे कौन। ये इमेज है रॉबर्ट क्लाइव की। रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो कमांडर इन चीफ थे ब्रिटिश इंडिया के। एक ब्रिटिश ऑफिसर, एक सोल्जर जो इतना पैसे वाला था कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। उसकी काफी पॉलिटिकल उसकी पावर चलती थी ईस्ट इंडिया कंपनी में। वॉरेन हेस्टिंग्स के संग ये वॉरेन हेस्टिंग्स के संग क्लाइव मिलके इन लोगों ने एक बहुत सपोर्ट दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है। मॉडर्न हिस्टोरियंस हैव क्रिटिसाइज्ड हिम फॉर tactics and pillaging for treasures and occurred in Bengal and India due to high taxation he instituted. जो मॉडर्न हिस्ट्री राइटर्स हैं उन्होंने इसे बहुत क्रिटिसाइज किया था, क्योंकि उनके हिसाब से ये बिल्कुल अच्छा नहीं था। इसने इंडियन टेरिटरीज को खाली कर दिया था और इंडियंस पे काफी ज्यादा जुर्म किया था। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा परमानेंट सेटलमेंट। The company had to take some steps to improve agriculture by improving investment in the land. तो कंपनी ने कुछ स्टेप्स लिए थे अपना एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने के लिए। परमानेंट सेटलमेंट जो एक टाइप की पॉलिसी है, मैं को बता दूं, ये 1793 में आई थी। ये ध्यान रखिएगा, 1793 में आई थी। इसके अकॉर्डिंग, इस परमानेंट सेटलमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग, जो राजाज और तालुकदार होते थे, राजा तो आपको पता ही है, तालुकदार भी एक पोस्ट होती थी राजा के नीचे, उन्हें जमींदार बना दिया गया। उन्हें राजा और तालुकदार की पोस्ट से हटाकर जमींदार बना दिया गया और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि आप देखेंगे रेवेन्यू कलेक्शन के बारे में। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी स्टेट में रेवेन्यू सही से कलेक्ट हो जाए प्रेजेंट से। अमाउंट टू बी, और वो जो अमाउंट रेवेन्यू का जो अमाउंट था ये फिक्स कर दिया गया था। ये देखा मैं देखते हैं, अमाउंट टू बी फिक्स, परमानेंटली फिक्स्ड कर दिया गया था कि अभी कभी चेंज नहीं होगा। उन्हें लगा था कि इस वजह से हमारा रेवेन्यू बीच में रुकेगा नहीं और जमींदार भी कुछ पैसा जमीनों में लगाएंगे। अब आगे देखते हैं। अब परमानेंट सेटलमेंट जितना अच्छा था उतनी उसके प्रॉब्लम्स भी थे। अगर हम परमानेंट सेटलमेंट को अच्छा होने के लिए 2 पॉइंट्स दे तो उसकी प्रॉब्लम्स उसकी 8 है। जो रेवेन्यू था वो बहुत हाई फिक्स हुआ था, जो रेवेन्यू बहुत हाई फिक्स हुआ था जिस वजह से जमींदार उस रेवेन्यू को पे नहीं कर पा रहे थे, और जो जमींदार उस रेवेन्यू को पे नहीं कर पाता था उससे उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी। इसलिए जमींदार लोग या तो रेवेन्यू दे या फिर अपने खेतों फसलों में पैसा लगाए, एक ही काम तो कर सकते हैं वो। या तो पैसा बहुत ज्यादा होता लेकिन रेवेन्यू तो ज्यादा है ही नहीं, तो वो करें क्या। लेकिन ये सिचुएशन ना 19th सेंचुरी के आते आते बदल गई थी। जो प्राइस था रेवेन्यू का वो इंक्रीज हो गया था, लेकिन फिर भी जमींदार बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे अपनी लैंड में मनी देने के लिए। वो जितना पैसा होता था उतना दे देते थे। अब आप देखो, अगर ब्रिटिश ने 5 रुपए रेवेन्यू मांगा और रेवेन्यू जमींदार को 10 रुपए मिलता है तो 5 रुपए तो वो दे देगा, 5 रुपए तो वो दे देगा ब्रिटिश को, ठीक है। लेकिन फिर वो 10 रुपए का क्या करता है, वो 10 रुपए जो 5 रुपए उसने दे दी तो बचे क्या 5, तो 5 रुपए खुद रख लेता था। जबकि ब्रिटिश ने एक्सपेक्ट किया था कि वो इस पैसे से जमीनों को, खेतों को, फसलों को देखेगा और उनमें पैसा लगाएगा, पर ऐसा कुछ करता नहीं था। जो जमींदार होते थे वो ज्यादा से ज्यादा अपना प्रॉफिट देखना चाहते थे और वो लैंड को लीज पे दे देते थे, पर वो उसमें कुछ लगाते वाते नहीं थे, वो सिर्फ अपना फायदा देखते थे। The system was extremely oppressive for the cultivator। और उस जो कल्टीवेटर था, जो लीज पे लेके लैंड उसमें फसल उगा रहा है, फार्मर,
उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता था। एक तो उसने भाई पैसा दिया, फिर उसने उस पर लैंड लिया, ठीक है, और उसको ऊपर वो रेंट दे रहा है, और फिर अगर उसका अच्छे से खेती बाड़ी नहीं चली, उसकी खराब हो गई, तो उससे और वो लुट जाएगा। ये सेल रूप था ईस्ट इंडियन हाउस का। ये इसे ड्रॉन किया है थॉमस रोलैंडसन ने और अगस्तस चार्लन 1809। ये यहाँ पर सामान का ऑक्शन लगता था। महालवाड़ी सेटलमेंट। महालवाड़ी सेटलमेंट क्या है? ये भी एक रेवेन्यू सिस्टम था, क्योंकि परमानेंट सेटलमेंट तो पूरी तरह फेल हो गया था। तो अब एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, माहलवाड़ी सिस्टम। 19th सेंचुरी के आते आते मतलब 19th सेंचुरी की शुरुआत में हॉल्ट मैकेनिस ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। मैकेनिस ने इंडियन सोसाइटी को बहुत करीब से जाना और देखा था। उसने कलेक्टर्स को, आज जो कलेक्टर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट्स के, उनको भेजा था हर एक जगह पर, और हर लैंड का निरीक्षण करने के लिए उन कलेक्टर्स को भेजा था, और लैंड की उसके हिसाब से ही उसका रेवेन्यू सेट होता था। विलेज को, जिस विलेज का ये था मैकनीज, उसे माहल कहते थे, और इसीलिए इस सिस्टम को हमने माहलवाड़ी सिस्टम नाम दिया। रेवेन्यू की डिमांड जब बढ़ती जाती थी तो रेवेन्यू का वो भी चेंज हो जाता था। जो विलेज का हेडमैन होता था उसको रेवेन्यू कलेक्शन का वो दे दी जाती थी रिस्पॉन्सिबिलिटी। द मुनरो सिस्टम, हाँ ये भी एक रेवेन्यू सिस्टम ही है, द मुनरो सिस्टम। ये सिस्टम था, इस सिस्टम को रियोतावारी सिस्टम भी कहते हैं। इसे कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने फर्स्ट बार ट्राई किया था। इसने इस रेवेन्यू सिस्टम को उन जगहों पे इस्तेमाल किया जो उसने टीपू सुल्तान से उसे दी गई थी। टीपू सुल्तान को जहाँ पे टीपू सुल्तान पहले राज करता था, मतलब मैसूर। इस सिस्टम को डेवलप किया था थॉमस मुनरो ने, उन्हीं के नाम पे इसका नाम मुनरो सिस्टम पड़ गया। ये पूरे साउथ इंडिया में चलता था। इसमें कोई जमींदार नहीं होते थे, देयर वर नो जमींदार्स। इसमें कल्टीवेटर्स को ही अपना पैसा जाके देना पड़ता था, जो उस लैंड को सालों से कल्टीवेट कर रहा है, और उसकी फील्ड को रेवेन्यू लेने से पहले थोड़ा सा जांच पड़ताल की जाती थी कि इसकी फील्ड में ये उगता है, इससे इतना पैसा लेना है। थॉमस मुनरो के बारे में है ये कि इनकी पूरी ये हिस्ट्री है थॉमस मुनरो की। ये 2 पॉइंट्स हैं पूरे उनके ऊपर। ये रहे थे 1819 से 1826 के बीच में गवर्नर ऑफ मद्रास। ये मद्रास के गवर्नर रह चुके थे। प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सेसिव रेवेन्यू डिमांड। अब जब रेवेन्यू बहुत ज्यादा ही हाई लेवल पे वो कर दिया गया फिक्स, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आई? द रेवेन्यू ऑफिशियल्स वांटेड टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड। जो रेवेन्यू के ऑफिशियल्स थे वो चाहते थे कि हमें लैंड से ज़्यादा पैसा मिले, इसलिए उन्होंने बहुत ही रेवेन्यू हाई कर दिया। पीजेंट्स वो रेवेन्यू दे नहीं पाते थे, और इसीलिए उन्हें कई बार अपने गांव छोड़ के जाना पड़ता था। क्रॉप्स फॉर यूरोप। अब जब ये लोग यूरोप से थे ब्रिटिश वाले, तो उन्होंने सोचा जब हम ये सब कर रहे हैं तो क्यों ना हम यूरोप के लिए भी क्रॉप उगाएं। 18th सेंचुरी के लास्ट में जो कंपनी थी उसने अपना कल्टीवेशन एक्सपैंड किया और ओपीएम और इंडिगो को कल्टीवेट करने लगा। 150 सालों में ब्रिटिश ने कई बार लोगों को फोर्स किया था क्रॉप्स उगाने के लिए, जैसे जूट, टी, शुगर केन, कॉटन, वीट और राइस। ये सब यूरोप में नहीं उगता था, तो ये सब यूरोप तक पहुंचाने के लिए उसने सब ग्रो करने को इंडिया को फोर्स करते थे, इंडियन फार्मर्स को। ये कलकत्ता में ओल्ड कोर्ट हाउस है। हाई डिमांड ऑफ इंडिगो। अब बीच में ये लोग जब राज कर रहे थे तो इंडिगो की बहुत हाई डिमांड हो गई थी। इंडिगो प्लांटेशन, एक इंडिगो बहुत एक स्पेशल प्लांट होता है, वो क्लॉथ्स को डाई करने के लिए बनाया जाता है। इसका हर जगह इसका वो नहीं होता है, हर जगह इंडिगो नहीं उग पाता है, और इंडिगो की डिमांड इटली, फ्रांस, ब्रिटेन तीनों जगह बहुत थी, और ये बहुत यूज होता था इन तीनों जगह पर। इंडिगो का प्राइस इसलिए बहुत हाई था, और इंडिगो यूरोपियन मार्केट में बहुत ज़्यादा बिकता था। वुड भी एक प्लांट होता था जो इंडिगो की जगह यूज़ किया जाता था कभी कभी डाई करने के लिए। वुड को बहुत जगह उगा सकते थे, ये उनकी जगहों के नाम हैं।
जो यूरोप के वोट प्रोड्यूसर्स थे वो बहुत वरीड थे कि इंडिगो कंपटीशन के लिए अब हम क्या करेंगे। इंडिगो को ही ज्यादातर क्लॉथ डाइंग के लिए यूज किया जाता था। अब आप पूछेंगे क्यों, तो इसलिए इंडिगो को यूज किया जाता था क्योंकि वोट इतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं था। सक्सेसफुल से मेरा मतलब है कि वोट इतना ज्यादा अच्छा नहीं था, वोट बहुत डल रहता था। जो फ्रेंच थे वो उसे कैरिबियन आइसलैंड में उगाते थे और पुर्तगीज उसे ब्राजील में उगाते थे। ब्रिटिश उसे जमाइका और स्पेनिश या फिर वेनेजुला में उगाते थे। वो ब्रिटिश उसे जमाइका में उगाते थे, स्पेनिश लोग उसे वेनेजुला में उगाते थे। जो इंडिगो प्लांटेशन थी, इंडिगो की खेती, वो नॉर्थ अमेरिका में भी बहुत जोर शोर से चल रही थी। लेकिन 18th सेंचुरी के लास्ट तक जो ब्रिटेन है वहां में कॉटन का बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होने लगा, और जब कॉटन यूज होने लगी तो उसे डाई करने के लिए बहुत ज्यादा इंडिगो चाहिए होता था। और बहुत से रीजंस की वजह से वेस्ट इंडीज अमेरिका में इंडिगो का कल्टीवेशन कोलैप्स हो गया। अब ब्रिटिश को चाहिए था एक बहुत अच्छा सोर्स जहां से वो इंडिगो ले सके। तब उनकी नजर पड़ी इंडिगो को उगाने के लिए इंडिया में। ब्रिटिश की इंडिगो फैक्ट्री है इंडिया की थी, मतलब इंडिया अ मेजर सोर्स ऑफ इंडिगो। और फिर ब्रिटिश को लगा कि इंडिया एक बहुत मेजर सोर्स बन सकता है इंडिगो के लिए। कंपनी ने इंडिगो कल्टीवेशन को बहुत फास्टली एक्सपैंड किया इंडिया में, और सिर्फ 1788 तक ब्रिटिश का कम से कम 30% इंडिगो इंडिया में उगता था, और 1810 में 95% इंडिगो ब्रिटेन इंडिया से ले जाता था। कमर्शियल एजेंट्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी, कमर्शियल एजेंट्स जो थे और ऑफिशियल जो थे कंपनी के, उन लोगों ने अपनी अपनी नौकरियां छोड़ के इंडिगो प्रोडक्शन में अपना पैसा लगाने लगे। ये बहुत ही अजीब बात है। उन लोगों ने अपनी नौकरियां छोड़ दी और इंडिगो कल्टीवेशन में पैसा लगाने लगे, और वहां पर अपना सब कुछ देखने उन्हें लगा कि अगर नौकरी छोड़ दे तो इंडिगो कल्टीवेशन से तो हमें बहुत पैसा मिल ही जाएगा, जैसे कि उन्हें मिल ही रहा था पहले भी। ये दो टाइप की इंडियन वो है, एक तो है ये इंग्लैंड की कलाकारी और एक है ये कलमकारी इंडिया की। ये देखिए कलमकारी इंडिया की, आप देख लीजिए दोनों में कितना डिफरेंस है, कितना अच्छा है ये वाला। इंडिगो कल्टीवेशन किन तरीकों से होता था? पहला था निज कल्टीवेशन। इसमें जो प्लांटर था वो इंडिगो को सीधा सीधा या तो जमींदारों को दे देता था या फिर किसी और को रेंट पे दे देता था, और उस पे इंडिगो उगाता था लेबर्स के हेल्प के संग। ठीक है, अब निज कल्टीवेशन के संग क्या प्रॉब्लम थी? एक तो इंडिगो सिर्फ फर्टाइल लैंड्स पे उगता था, और ये सब जो थे बहुत ही इंडिया डेंसली पॉपुलेटेड था। इस वजह से निज कल्टीवेशन का हो पाना बड़ा मुश्किल हो जाता था। They attempted to lease in the land around the indigo factory. While doing so, they evicted the peasants from the area. Peasants evicting always create conflicts and tensions. एक तो जब वो लोग लीज पे लेते थे इंडिगो फैक्ट्री के पास वाला लैंड, वो चाहते थे कि हम इंडिगो फैक्ट्री के पास ही अपना लैंड खरीदे तो तुरंत को तुरंत एक्सपोर्ट हो जाए। इस वजह से वहां के पीजेंट्स को हटाया जाता था, और ये सब कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बन जाता था। A large plantation required a large number of workers. अब हमें एक फील्ड चाहिए इंडिगो, उसमें हमें बहुत सारा उगाना है, तो उसके लिए हमें बहुत सारे वर्कर्स भी चाहिए होते हैं। इंडिगो प्लांटेशन coincided with the time when peasants were busy with rice cultivation. और इंडिगो का जो फेवरेबल सीजन था वो तब होता था जब किसान हमेशा कल्टीवेशन में व्यस्त रहते थे। रियोटी सिस्टम, रियोटी सिस्टम एक अनदर सिस्टम है इंडिगो कल्टीवेशन का। इसमें प्लांटर्स जो होते थे वो रियोट्स मतलब किसानों से एग्रीमेंट कर लेते थे। कभी कभी जब किसान नहीं मानते थे तो उनको प्रेशर करके एग्रीमेंट किया जाता था, और फिर वो उनसे जो जमींदार होते थे वो किसानों को लोन देते थे और ग्रो करवाते थे उनसे इंडिगो। अब इंडिगो के बदले में उन्हें इतना कम पैसा मिलता था कि वो कभी लोन चुका ही नहीं पाए। अब वो फर्स्ट बार उन्होंने लोन लिया, और जब वो सेकेंड बार उस लोन को नहीं चुका पा रहे, फर्स्ट बार ही नहीं चुका पा रहे, तो फिर ये लोग क्या कहते थे, जमींदार फिर फंसा लेते थे इन्हें। कहते थे कि अब तो तुम लोन भी चुकाओगे और हमारे लिए तब तक इंडिगो उगाओगे जब तक तुम लोन ही नहीं चुका पाओगे। अब बेचारे ने किसी तरह पहले साल का लोन चुकाया तो दूसरे साल का उसके और सर पे खड़ा है, तो ये बहुत ज्यादा उन्हें फंसा देते थे। ब्लू रेबेलियन, जो
हजारों लोगों की तादाद में बंगाल में जो लोग रहते थे उन्होंने 1859 के मार्च में मना कर दिया कि हम अब ये सब नहीं करेंगे, हम इंडिगो नहीं उगाएंगे। वो लोग सामने आ गए हथियारों के संग, और जब जमींदार उनसे पैसा लेने आए तो उन्हें मार मार के भगा दिया। उनसे कहा एक तो हमें इतना फंसा रखा था इस सब में, और हमसे अब पैसा भी मांगने आ गए हैं। इन दिस विलेज हेडमैन मोबिलाइज द इंडिगो पीजेंट्स अगेन लाठी, और ऊपर से उनका हेडमैन भी साथ देते थे, उनके विलेज के जो हेड होते थे वो भी उनका साथ देते, सरपंच। 1857 के रिवॉल्ट के बाद ब्रिटिश लोग बहुत घबराए हुए थे कि अब कोई और रिवॉल्ट ना हो जाए, इसलिए ये बात जल्दी जल्दी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पहुंची, और वो पूरा एरिया घूमने आए बंगाल का जहाँ ये सब उगता था, और लोगों को समझाया कि हम लोग ऐसा नहीं करना चाहते। और उसके बाद उन्होंने एक इंडिगो कमीशन बैठाई जिसमें उन्होंने ये पता लगाया कि गलती हमसे क्या हुई, और फिर फाइनली प्लांटर्स को, जमींदारों को गिल्टी फील कराया, और जो किसान थे उनको छूट दे दी कि तुम्हें जो उगाना है उगा सकते हो, तुम पे कोई कुछ दबाव नहीं है। रिवॉल्ट के बाद बंगाल में इंडिगो प्रोडक्शन कोलैप्स हो गया, तो फिर ये जो जमींदार थे अब ये बिहार में अपना इंडिगो उगाते थे, लेकिन तब तक सिंथेटिक डाइज आ गई थी, आर्टिफिशियल, और इसलिए इंडिगो का इतना उगाना सब छोड़ दिया था लोगों ने। जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए तब उन्होंने कई जगह इंडिगो फार्मर्स की, चंपारण में इंडिगो फार्मर्स को विजिट किया था, और 1917 में उन्होंने भी इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट एक मूवमेंट शुरू किया था। ये है इंडियन इंडिगो का प्लांट, ये है हमारा इंडियन इंडिगो। आप कुछ कहे ना कहे, लेकिन आप देख सकते हैं कितना सुंदर है, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। एंड नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा, और अगर आप ऐसे ही करते रहेंगे तो मैं थोड़ा इनकरेज होंगी और आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देती रहूँगी। स्टे होम, स्टे सेफ।